प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। मुल्क भर में बिजली के ब्रेकडाउन की वजह से एक तरफ जहाँ अफवाहों का बाजार गर्म रहा, वहीं पर दूसरी तरफ इस पर सियासत भी होती रही। बयानात दिया जाता रहे, अपोजिशन की जानिब से इसे हुकूमत की नाअहली से ताबीर किया जाता रहा और हुकूमत की तरफ से ये कहा जाता रहा कि अपोजिशन जो है वो सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाने का सबब बन रही है। इस मामले पर अगर ये फ़नी ख़राबी थी, हुकूमत की ये स्टेटमेंट है कि ये फ़नी ख़राबी थी और उस फ़नी ख़राबी को दूर करने के लिए वज़रा अपनी एफ़र्ट करते रहे, रात भर मौजूद रहे और फिर ये ख़राबी जल्द दूर कर दी गई और बतदरीज मुख्तलिफ़ शहरों में लाइट बहाल होना शुरू हुई। तो ऐसे में जब सारी सूरत हाल सामने आ चुकी थी, ऑपोजिशन ने क्या वाकई इसको सियासत के लिए इस्तेमाल किया, एक तो इस पर बात करेंगे। दूसरा, पीडीएम ने अपने पत्ते मुकम्मल तौर पे शो कर दिए और पॉलिसी उनकी वाज़ेह हो गई है, सामने आ गई है कि वो पहले ज़मीनी इंतखाबात में हिस्सा लेंगे, फिर इसके बाद वो सेनेट के इंतखाबात में हिस्सा लेंगे और इस सिलसिले में सीट एडजस्टमेंट भी हो रही है पीडीएम में शामिल जमातों की आपस में। इसके बारे में पहले ही हुकूमत के वज़रा कई लोग कहते रहे, बशमूल शेख रशीद साहब और बाकी लोग भी, कि यही होगा, ज़मीनी इंतखाबात भी होंगे, सेनेट में भी ये हिस्सा लेंगे, ये रिज़ाइन नहीं करेंगे। वैसे ही हो रहा है। बहुत प्रेडिक्टेबल लगी है पीडीएम अपने फैसलों में और बिल्कुल ऐसा लगता है कि हुकूमत ने जिस तरह से प्रेडिक्ट किया वैसे ही हुआ है। तो पीडीएम क्या हुकूमत को परेशान कर पाई, क्या आगे प्लान्स हैं, इसके इस पर बात करेंगे और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम गुफ्तगू करेंगे बहुत ही अहम मामले पर, और वो है हुकूमत एक नई हज पॉलिसी लेकर आ रही है। उस हिस्से में कानून साजी हो गई है, उस हिस्से में एक्ट तैयार हो गया है। मलेशिया का जो ताबूंग हाजी प्रोग्राम है उससे उसकी पॉलिसी को मुस्तार लेकर या उससे इंस्पिरेशन लेकर पाकिस्तान ने भी एक ऐसा प्रोग्राम तैयार किया है जिसके मुताबिक हज बहुत सस्ता हो जाएगा। यानी अगर कोई शख्स 50,000 रुपये से अपना अकाउंट खुलवाता है तो कुछ अरसे में गवर्नमेंट उसको हलाल प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करके उसके अकाउंट में वो रकम जमा होती रहेगी और कुछ सालों में या कुछ अरसे में या कुछ वक्त में वो रकम इतनी हो जाएगी कि वो शख्स हज पर जा सकेगा। ये बहुत ही इनकलाबी किस्म का प्रोग्राम है अगर हुकूमत इसको कर पाती है तो। इसकी क्या खद्दो-खाल है, कैसे होगा, क्या, इस पर हम प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मुसर्रत जमशेद चीमा साहबा मौजूद हैं प्रोग्राम के पहले हिस्से में गुफ्तगू करने के लिए। अब्बास हाफिदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ओवैस तौहीद साहब मौजूद हैं। तमाम मेहमानों को मैं खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले मैं फिरदौस आशिक अवान साहबा की स्टेटमेंट सुनवाता हूँ जिसमें उन्होंने कहा कि अफसोस का इजहार किया इनफैक्ट उन्होंने कि अपोजिशन को अफवाहें नहीं फैलानी चाहिए थी सोशल मीडिया पर। सुनिए ज़रा उन्होंने क्या कहा है। टेक्निकी और फनी वजूहात की बुनियाद पे एकदम से जो फॉल्ट आया, अपोजिशन के नादान दोस्तों ने इसको भी अफवाहों का और अपनी सियासत चमकाने का जरिया बनाया। सोशल मीडिया पे पाकिस्तान की कौमी सलामती के साथ खेलने की एक दफ़ा फिर कोशिश की गई और लोगों में बहाम, गलत फहमियाँ और गैर यकीनी सूरत हाल उभारने के लिए जहरीला प्रोपेगेंडा किया गया। तो ये गैर जिम्मेदाराना रवैया जो है अपोजिशन को इसे तर्क करना होगा और हमारे पाकिस्तान के जो शहरी हैं उनको भी अपने फ़राइज़ की अदायगी में मज़ीद जिम्मेदारी दिखानी होगी। जी अब्बास हाफिदी साहब, ये गैर जिम्मेदाराना रवैया था जो अपोजिशन ने इख्तियार किया, पूरी कौम को हिजान में मुब्तला किया, अफवाहें फैलाई और लोग रात भर पूछते रहे टेलीफोन करके मीडिया पर्सन से, टेलीविजन चैनल्स के ऑफिस में कि क्या हो रहा है, ये सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली अफवाहों की वजह से ऐसा हुआ, हालांकि हुकूमत ने फ़ौरन कह दिया था ये एक फॉल्ट पैदा हुआ है। अब्बास हाफिदी साहब, अगर फिरदौस आशिक अवान ठीक कह रही हैं कि ये हुआ तो ये क्यों हुआ? ऐसा क्या, इस बारे में फिरदौस आशिक अवान जो कह रही हैं वो जैसे पीपल्स पार्टी की स्पोक्समैन थी उस टाइम क्या कह रही थी और आज क्या कह रही है। और आवाम असल में जब एक मुल्क की गवर्नमेंट से लोगों का एतमाद उठ जाता है और एक ऐसे हालात आ जाते हैं मुल्क में कि कोई भी चीज़ सही सिमत नहीं जा रही हो, जहाँ एक सच ना कहा जा रहा हो, जिधर यू टर्न को एक पॉलिसी कहा जाए, तो उस मुल्क में यही होगा। कभी भी कुछ होगा तो लोग एतबार नहीं करेंगे, लोग यकीन नहीं करेंगे कि सच क्या है, क्योंकि जब हम उसकी रहनुमाई इस तरह कर रहे हैं, हम उनको सोच ही यही दे रहे हैं कि आपने एक झूठ का एक सिस्टम गर्म किया हुआ है और आप उसी के ऊपर चल रहे हैं, तो सच्चाई जब गुम जाती है तो लोग तो अफवाहों पे ही कान धरेंगे, लोग सोशल मीडिया पे ही देखते रहेंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप पे लोगों का एतमाद उठ चुका है, ये अफवाहें अपोजिशन फैलाने का बायस बनी है। जैसे फिरदौस आशिक अवान साहब ने कहा, लोग तो चले अफवाहें फैलाते हैं या अफवाहों की तरफ जाते हैं, क्या जिम्मेदार पॉलिटिशियंस हैं उनको भी ऐसा करना चाहिए? मैंने तो यही जवाब दिया, आपने सुना नहीं पूरा,
कि हर बात, अपने हर नाकामी, अपने हर झूठ को अपोजिशन पे डाल दो। ये बहुत आसान तरीका है, ये बहुत अच्छी बात है कि आप हर बात को, हर इशू को, अपने काम को ठीक ना करो, अपनी इस्लाह ना करो, अपनी जिम्मेवारी को समझो ना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखो मत। बस बहुत आसान काम है कि जी ये इस तरह हो गया, ये अपोजिशन ने ये कर दिया, अपोजिशन ने ये कर दिया। इस तरह नहीं होता। ये 25 करोड़ मुल्क लोगों का एक घर है। जैसे आदमी अपने घर के एक निज़ाम को चलाता है और उसमें ऊंच नीच को संभालता है और उसको देखता है, 12 महीने की उसकी प्लानिंग करता है। बदकिस्मती से इधर 5 दिन की प्लानिंग भी नहीं है, 10 दिन की प्लानिंग भी नहीं है, महीने की प्लानिंग भी नहीं है। बातें थी बड़ी बड़ी, किस्से थे बड़े बड़े, और अभी जो हो रहा है, जो हम देख रहे हैं, वो इसको बिल्कुल उल्ट और मुखालिफ हो रहा है। और इसमें बात कर दो अपोजिशन, जो भी हो जाए, जो भी काम इस मुल्क में होता है वो जी ये अपोजिशन की वजह से ऐसा हो रहा है, ये पिछली गवर्नमेंट की वजह से ऐसा हो रहा है। या आप अपना भी कुछ परफॉर्मेंस दिखा दो, कुछ काम करके दिखा दो, कुछ चीजें ठीक करके दिखा दो, कुछ इस मुल्क को आगे ले जाओ कि आवाम सुकून ले, सांस ले, कुछ उनको जिंदगी का पता चले, इस मुल्क की डायरेक्शन को दुनिया को पता चले। जी अफरीदी साहब, बिल्कुल सही कहा आपने। मैं मुस्तरा सीमा साहबा, मामला ये है कि चलें, ये तो फिरदौस आशिक अवान साहबा की इस बात की शायद तस्दीक नहीं हो सकती कि जो अफवाहें हुई वो अपोजिशन के लोगों के मीडिया सेल्स ने फैलाई या जनरल पब्लिक ने फैलाई, लेकिन ये बात बहरहाल ये तो ऑन रिकॉर्ड है कि ऑपोजिशन ने इस पर तनकीद बहुत किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत की नाअहली है, ये इतना बड़ा फॉल्ट पैदा हो गया और कई घंटे तक रहा और फिर हो नहीं सका, तो ये नाअहल हुकूमत है। क्या ये नाअहली है हुकूमत की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया असद भाई। सबसे पहले तो इंतहाई अफसोस के साथ और इंतहाई दुख के साथ, लेकिन ये हमें बार बार ताज़ियत इनके रवैये के ऊपर पेश करना, वो भी मेरा ख्याल है कि अब हम गवर्नमेंट को भी और मीडिया को इस चीज़ का आदी हो जाना चाहिए कि जहाँ जहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाने का वक्त आता है, जहाँ जहाँ कौमों पे मुश्किल वक्त आता है, गवर्नमेंट और अपोजिशन हमेशा एक पेज पे होती हैं, बिकॉज दे आर वेटिंग गवर्नमेंट। लेकिन आप शुरू करें पैंडेमिक जो आया, उसके बाद कोविड के बाद जो इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी माशाल्लाह से जो अपनी मूवमेंट शुरू करके दिखाई, कुछ टेररिस्ट आपके मुल्क के ऊपर अटैक कर दें, आपका बैरूनी दुश्मन आपके ऊपर अटैक करे, तो इनका रवैया तो यही रहता है। तो ये तो बगलें बजाना शुरू कर देते हैं कि वाह ये बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी मिल गई, एक तो हम इनको क्रिटिसाइज करेंगे, और शायद इस वजह से इनको झूठी उम्मीदें लग जाती हैं। और मेरा ख्याल है कि बिल्ली के ख्वाब में छिछड़ों के अलावा तो मैं कुछ नहीं कह सकती। इंतहाई अफसोस, इंतहाई गैर जिम्मेदाराना रवैया, टेक्निकल फॉल्ट्स कहीं भी आ सकते हैं, उसमें किसी की परफॉर्मेंस का या किसी की नाअहली का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। अब तो मुझे तो ये शक पड़ रहा है, आप तो थोड़ा आगे का सोचे कि इनके घरों में भी अगर कोई ब्रेकडाउन या कोई इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम या कुछ हो गया तो इन्होंने वो भी गवर्नमेंट पे डाल देना है कि ये इमरान खान साहब की हुकूमत की वजह से हो रहा है। देखें, ये एक ऐसी इशू था जिसमें जाहिर है लोग तो जिनको पता नहीं होता, याद रखें कि जिनके पास इंफॉर्मेशन नहीं होती असद, और जबकि सोशल मीडिया का दौर है तो वहां पे अफवाहें आती हैं, लोग पैनिक में गए। लेकिन क्या ये सिर्फ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? क्या ये सिर्फ हमारी फॉल्ट थी जिसकी वजह से ये हुआ? विद इन नो टाइम हमारे जो मिनिस्टर थे उमर अयूब साहब, वो पहुंचे, और सबसे पहले तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने भी फेडरल एंड प्रोविंशियल स्पोक्स पर्सन्स थे, गाहे बगाहे मीडिया को वो आगाह करते रहे, और मीडिया के थ्रू हम मीडिया के इंतहाई शुक्रगुजार हैं, इंक्लूडिंग योर चैनल एंड तमाम, जिन्होंने इंतहाई जिम्मेदारी के साथ लोगों को आगाह किया कि कोई परेशानी वाली, कोई पैनिक वाली बात नहीं है, ये हो गया। और विद इन फ्यू आवर्स आपको पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे अगर हम इस्लामाबाद एंड सराउंडिंग्स को देखें तो वहां पे तो ठीक होना शुरू हो गया, और ग्रेजुअली सुबह तक अल्लाह का शुक्र है कि तमाम मुल्क में बहाल हो गई थी इलेक्ट्रिसिटी। बट इनका रवैया देखें, इनसे हमें अब मुझे जब कोविड के अंदर इनकी जो बिहेवियर था कि ये बंदे मरवाने पे तुले हुए थे, एक साहब बाहर से तशरीफ लाए, जल्दी जल्दी लैपटॉप के आगे बैठ गए और कभी कहते थे कर्फ्यू लगाएं, जब हमने लॉकडाउन किया तो नहीं होना चाहिए, लगाएं तो होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इट शोज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये पाकिस्तानियों की जान को कितना अहमियत देते हैं, जब कि सच में इट्स मोर लिथल। जब हमने कहा कि लोग घरों में बैठे रोजी रोटी के लिए बहालते मजबूरी निकले, तो ये मैडम गलियों में लेके दावतनामे देने पहुंच गई, लेकिन उसका नतीजा ये हुआ कि अवाम ने इनको रिजेक्ट किया।
फ्लॉप हुए और अब आगे, अब मैं 2-3 चीजें आपके जो शुरू आपने बात की, देखिए आप अभी बात कर रहे थे अपने प्रोग्राम के आगाज में कि इनके जो कार्ड्स हैं उन्होंने अपने तमाम कार्ड शो कर दिए, तो मैं ये अर्ज करूं बड़े इंतहाई अदब के साथ। जी मैं पीडीएम, अगर आप इजाजत दें तो मैं पीडीएम वाले पे आता हूं, जरा उवैस सोई साहब की इस पर राय ले लूं ताकि इस इशू को हम कंक्लूड कर दें, फिर हम आगे चलते हैं। उवैस सोई साहब, ये एक फॉल्ट था, फौरन पता चल गया था, गवर्नमेंट ने कह दिया कि फॉल्ट है, अफवाहें आती नहीं। चलें, एक हमारे यहाँ तो कौम का मिजाज भी इस किस्म का है कि हम किस्से कहानियाँ घड़ना शुरू कर देते हैं, वो तो चलें हुआ सो हुआ। लेकिन हुकूमत और अपोजिशन दोनों के रवैये को आप कैसे एनालाइज करेंगे? हुकूमत गैर जिम्मेदार कहीं रही, अपोजिशन के गैर जिम्मेदार हुई अपने बयानात में, या हुकूमत की नाअहली थी, क्या था? आप कैसे आप इसको देखते हैं? अच्छा देखिए, बदकिस्मती की बात है कि चाहे वो कोविड हो, चाहे वो एनएफसी का मामला हो, चाहे 18th अमेंडमेंट पे बहस का मामला हो, चाहे सुबह और विफाक के इख्तियारात का मामला हो, चाहे कराची में कूड़े का मसला हो, हमने अपोजिशन और जो हुक्मरान जमात है उसके दरमियान ये इल्ज़ाम तराशियाँ देखी हैं, बयान ब्याजी देखी है। हमें ये उम्मीद थी कि इस दफ़ा गैर रिवायती जमात अगर हुक्मरान जमात बनी है और इन्होंने इसी बुनियाद पर वोट लिए हैं तहरीक इंसाफ ने कि ये रिवायती बकौल इनके रिवायती जमातों नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुख्तलिफ इनका बिहेवियर होगा, तो आप देख लीजिए कि पार्लियामेंट का क्या तकद्दुस है, पार्लियामेंट के अंदर कानून साजी कौन सी होती है। दूसरी तरफ नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आप देख लीजिए, ये जो बयानबाजी है, इल्जाम तराशी है। अब तक आप मुझे बता दीजिए कि कौन से बड़े मामलात पर कानून साजी की है। एक दूसरे पर इल्जाम तराशियां, कोई एनआरओ की सदा के आवाजें निकालता है, कोई दूसरा चोर लुटेरी की आवाज निकालता है। नून लीग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुक्मरान जमात के मैंडेट को नहीं मानते, हुक्मरान जमात जो है नून लीग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मैंडेट को नहीं मानते। जब आप एक दूसरे की पॉलिटिकल लेजिटिमेसी को मानने से इनकार करते हैं सर, तो फिर आगे क्या मैं और आप उसमें से रैशनल क्या ढूंढेंगे? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि आप इस वक्त इख्तिदार में हैं, जिम्मेदारी जाहिर बात है इख्तिदार में जो जमात है उसकी है। नून लीग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को छोड़ दीजिए आप। देखिए, सबसे बड़ी तो ये है कि जब लाइट गई तो र्यूमर मॉन्गरिंग इट्स बट नेचुरल। चाहे वो कैपिटल हिल के अंदर जब लोग चढ़ रहे थे अभी, तो जब CNN वालों जाहिर बात है हैरान परेशान थे। जब एकदम पूरे मुल्क में अंधेरा छा गया तो पूरे मुल्क के अवाम हैरान परेशान थे। उमर अयूब साहब का जो ट्वीट था, हालांकि मैंने उसे रीट्वीट किया था इसी वजह से कि र्यूमर मॉन्गरिंग खत्म हो, लेकिन उसको इतना एम्बिगुअस था। मसलन जो मुझे याद है कि बिजली के निजाम की तरसील के जो फ्रीक्वेंसी लेवल है वो एकदम 50 से 0 तक आ गई। और अब मुझे बताइए, आम आदमी को समझ नहीं आने वाली थी। 0 का मतलब तो यही है कि नेशनल ग्रिड सिस्टम फेल हो गया, नाकाम हो गया। सीधा सीधा बताइए आप, कोई मसला नहीं है। तो र्यूमर मॉन्गरिंग को खत्म करने के 50 तरीके हैं। चाहे वो आप देख लीजिए कि जो सानिया हुआ कोयटा के अंदर, जब कॉन्फ्रेंस लेके मैयत लेके बैठे हुए थे, उस वक्त अपोजिशन और हुक्मरान जमात के आप देख लीजिए आपस में बयानबाजी। फिर आप चाहे PDM के जलसों को लेके बात देख लें। मैं समझता हूँ कि अब 2.5 साल हो गए तहरीक इंसाफ का, जाहिर बात है कि जिम्मेदारी इनकी ज्यादा है और ये टेम्परेचर को डिफ्यूज करना भी इनकी जिम्मेदारी है। और अगर टेम्परेचर को डिफ्यूज नहीं करते तो अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ा दे। तो जाहिर बात है कि कहीं ना कहीं कोई बात तो एक तरफ हो ना। नून लीग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपोजिशन की जमातें जो हैं वो तो रिवायती हैं, तजुर्बेकार जमातें हैं, वो तो आपको टेस्ट करते रहेंगे, आपका पेशेंस लेवल जो है वो टेस्ट करते रहेंगे। लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि हर एक मिनिस्टर को, हर एक उसको अपनी मिनिस्ट्री पे ज्यादा फोकस देना चाहिए, ना कि एहतिसाब के नाम पे ध्यान दें। बातें राइट सर, 2-4 मुद्रा लगे जी, लेकिन अब बहुत हो गई जी। आपकी बात का मगर मुसर्रत जवाब देना चाह रही हैं, अगर मुख्तसरन, फिर मैं ब्रेक पर जाऊंगा। मुसर्रत सीमा साहब जी, देखें, आई एग्री, लेकिन हम तो अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान दे ही रहे हैं। लेकिन अगर कोई हादसा हो जाए, जैसे आप मच बलूचिस्तान की बात करें, तो वहां पे किस तरह से मोहतरमा जाके रो के लिपट के प्रोवोक कर रही थी सिचुएशन को। रात को फिर उसी रात उन्होंने जो महफिली म्यूजिक की और जो कुछ वहां पे एंजॉयमेंट चल रही थी, तो अपोजिशन सिर्फ क्रिटिसिज्म करने के लिए, हुकूमत को जिच करने के लिए इस तरह की चीजें करती हैं। तो ये मेरा ख्याल है, ये मेरा ख्याल है कि जिम्मेदारी नहीं है।
मैंने कहा मुसर्रत साहिबा आप यू वन ऑफ द सेंसिबल पॉलिटिशियन, उस सारे पे छोड़ देते हैं ये बातें। अब वो मैयतें दफना दी गई हैं, एक गम की फिजा है अभी भी, जाहिर बात है पूरी कौम लेकिन वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उस पे भी इन्होंने क्या किया कि अनाउंसमेंट कर दी कि हम पूरे मुल्क में इनके साथ स्ट्राइक करेंगे, यानी कि बजाय इसके कि आप उनको समझाएं कि इंडिया ने, हमारे दुश्मन ने ये काम कराया है। देखिए ना, जिम्मेदारी की जो बात है, तो फिर ये भी इनके ऊपर, इन्होंने पूरे मुल्क के अंदर उस हड़ताल को। ठीक है, बिल्कुल सही है चीमा साहबा। एक मैं छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ प्रोग्राम में, ब्रेक के बाद तो देखते हैं कि पीडीएम ने अपने कार्ड्स किस अंदाज में शो किए हैं और उनकी सारी हिकमत अमली वाज़ेह हो गई है। कोई भाम बचा नहीं है सिवाय इसके कि लॉन्ग मार्च होता है या नहीं होता, और अगर होता है तो कब होता है। इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें सामने आ चुकी हैं और यही प्रेडिक्ट किया गया था पीडीएम के बारे में। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, इसमें बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। पीडीएम ने फैसला किया ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने का, फिर उन्होंने फैसला किया सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेने का। अभी शायद लॉन्ग मार्च के हवाले से फैसला होना बाकी है, लेकिन उस पर भी जो है वो प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि वो ऐसा लॉन्ग मार्च नहीं होगा जो हुकूमत को शायद घर भेज दे। शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि मैंने तो पहले ही कह दिया था कि क्या होने जा रहा है और क्या होगा। जरा सुन लीजिए शेख रशीद साहब ने क्या कहा। 4 बातें मैंने कही थी कौम के सामने। नंबर 1, ये ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, ये ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, और 19 तारीख को इलेक्शन है, 19 को ये कह रहे हैं हमने इस्लामाबाद आना है। मैंने कहा था ये सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, ये सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। मैंने कहा था कि ये रिज़ाइन नहीं करेंगे, इंशाल्लाह रिज़ाइन नहीं करेंगे। चौथा मैंने कहा था ये लॉन्ग मार्च करेंगे, वफा करोगे वफा करेंगे, जफा करोगे जफा करेंगे, सितम करोगे सितम करेंगे, हम आदमी हैं तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। वैसे साहब, पीडीएम ने हुकूमत का एतमाद बढ़ा दिया है। जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि हुकूमत का भी और अहम या जिम्मेदार हल्के हैं जो काफी निगाहें लगाए हुए थे लाहौर के जलसे में, जो एक इस्तराब की कैफियत थी वो कहीं ना कहीं इत्मीनान की कैफियत या सांसों में बदली है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। देखिए, मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं है कि पीडीएम जो है वो खत्म हो गई, तबाह हो गई और पोजीशन जो है उसका सब कुछ बिखर गया, ऐसा नहीं है। लेकिन बहुत कुछ गलत हुआ है सारे उसमें अपोजिशन की जमातों के हाथों। यानी कि सबसे पहले तो आपने इतना बड़ा टास्क दिया, अपने सर पे लगाया इम्तिहान के जी रेजिग्नेशन देंगे, जबकि आपके प्रोग्राम में मैंने भी कहा था और आप भी ये कह रहे थे कि नहीं लगता कि अपोजिशन जमातें जो है वो रेजिग्नेशन देगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ही ओपिनियन को इन्होंने वही नहीं किया कि ना उनकी माजी की ओपिनियन को, ना जरदारी साहब की जो कैफियत थी उसको भापा, और मरियम साहिबा और मौलाना फजल रहमान साहब रट लगाते रहे कि जी इस्तीफा देंगे असेंबली से, और वो नहीं हुआ। दूसरी बात ये कि आपस की जो चपकलिश थी या आपस की जो एक अदम एतमाद था वो भी आड़े आया, चाहे वो एहसन साहब के जरिए रिफ्लेक्ट किया हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेंटिमेंट्स, या फिर ख्वाजा आसिफ के जरिए जरदारी साहब पे एतमाद का जो रिफ्लेक्शन हमने देखा वो भी हमारे सामने आया। तीसरी बात ये कि आप इस सर्दी या इस जाड़े के अंदर जब हड्डियों में बैठने वाली सर्दी की हवाएं हो, ऐसे में आप बहुत बड़ा लॉन्ग मार्च कैसे कर सकते हैं और कितने दिन के लिए कर सकते हैं। धरना अगर करेंगे आप तो उधर भी इख्तलाफ था इनके दरमियान, क्योंकि धरना अगर करते हैं तो फिर खुद नवाज शरीफ साहब की पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसने तहरीक इंसाफ को ताने दिए थे कि जमहूरियत के भाषण दिए थे, वो उनके आड़े आते। मैं समझता हूँ, आखिर में एक बात कहूंगा, मैं ये समझता हूँ कि जो सियासत का जमूद था वो टूटा, और मरियम साहिबा, किसी को इख्तलाफ हो इत्तफाक हो, मरियम साहिबा ने अपनी सियासी शख्सियत मनवाई और ये साबित किया कि वो इस वक्त नून लीग की बागडोर संभाले हुए हैं, और अपने वालिद नवाज शरीफ साहब के जो उनका जो कद था उसके बराबर नहीं तो कम से कम उसके बराबर ही सियासत करने की अहल है। एक दूसरा ये कि बिलावल भुट्टो साहब थोड़ा बहुत बेनिफिशियरी रहे, लेकिन जो मौलाना फजल रहमान साहब थे
उन्होंने इसमें बहुत कुछ खोया और उन्होंने अपनी जो पॉलिटिकल रैट्रिक थी वो भी खोया, अपना जो तदब्बर था उनका, जो उनका स्ट्रक्चर था एक सियासत में, तो वो नवाबजादा नसरुल्लाह खान साहब हमेशा से बनना चाहते, उसको भी एक धचका लगा, क्योंकि जाहिर बात है कि सेनेट के इलेक्शन जो है वो होंगे और उसमें हिस्सा ले रहे हैं, ज़मीनी इंतखाबात में भी हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन क्या तहरीक इंसाफ को शादमानी का समा होना चाहिए, उनके कैंप में खुशी होनी चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। रेड जोन के अंदर जो है आप इतने खुश ना हो, क्योंकि अपोजिशन की जमातें जो है वो सेनेट के इलेक्शन के बाद भी इस जमूत को तोड़ने में कामयाब हो सकती है। तो ये इनके लिए बेहतर है कि अपनी परफॉर्मेंस पे तवज्जो दें, ना कि सियासी ना कि खुश हों। कि बिल्कुल सही है। अब्बास अफरीदी साहब, पीडीएम इस्तीफे भी नहीं दे रही, ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा भी ले रही है, सेनेट इंतखाबात में हिस्सा भी ले रही है। वो कहते हैं कि बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतरा खून ना निकला। तो वो शोर बहुत था लेकिन हुआ कुछ नहीं। ऐसे कि एक तो आप किधर ही हमें ये नहीं कह सकते कि हमने कहा हो कि हम सेनेट इलेक्शन में हिस्सा नहीं दे रहे। हमने कभी ये नहीं कहा, मीडिया पे जो भी चलता रहा। और अगर आ रही बात शेख रशीद साहब की, तो आप अगर मेहरबानी कर दें तो एक क्लिप और भी चलाएं जो शेख रशीद और इमरान खान के माबैन जो गुफ्तगू शुनीद चल रही थी। तो अगर आप कहते हैं कि शेख रशीद के बात को हम सीरियस लें, तो वो नजूमी तो सालों साल चला है, उनके कहने पे क्या। अगर एक नैरेटिव गवर्नमेंट ने दिया कि ये होगा ये होगा, हमने उसके बारे में कुछ नहीं कहा। लॉन्ग मार्च होगा, इस्तीफे होंगे और ये गवर्नमेंट जाएगी। हमने ये तीन बातें रखी। सेनेट इलेक्शन अपना है, सेनेट इलेक्शन होगा जब 31 तारीख हमने गवर्नमेंट को दी है कि उस वक्त तक ये अपना रिजाइन दे के छोड़ के इस अवाम के हकूक जो इन्होंने सल्ब किए हुए हैं, इस वक्त अगर कोई अपने अवाम के हकूक के लिए आवाज नहीं उठाता तो वो दो किस्म के लोग हैं, या तो वो बेहिस हैं या वो डरपोक हैं, और तीसरों के बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। मेरा मकसद ये है कि हमने कहा है कि हम 31 तारीख को इनको वक्त दिया है, उसके फौरन बाद आप अनाउंसमेंट सुनेंगे, उसमें आप लॉन्ग मार्च की तारीख को भी सुनेंगे, और उसके बाद अपना सारा लाएअमल जो तारीख हमने दी आपको नजर आएगा। रही सेनेट के इलेक्शन की, हमने कभी भी नहीं कहा अपोजिशन ने कि हम सेनेट का ये लॉन्ग मार्च जो है नैरेटिव गवर्नमेंट ने खुद ही बनाया, सवाल और खुद ही जवाब। ये लॉन्ग मार्च जो है सवाल और खुद ही जवाब से पहले होगा या सेनेट इंतखाबात के बाद होगा? मैं इससे आगे जरा चलता हूं। मेरी बहन ने कहा, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि ये लोग अगर हमारी बात को छोड़ दे, कौम की बातों की भी छोड़ दे, सोशल मीडिया को भी छोड़ दे, अपना कायद जो इनका लीडर सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है, इन्होंने कोरोना की बात की तो मास्क वो नहीं पहनते थे, कहते थे कि बुखार है ये, इसको कुछ भी परवाह मत किया करो। और हर बात पे इन्होंने कहा, इन्होंने कहा कि उधर खत्म होना चाहिए। मैं इससे आगे अफरीदी साहब, मैंने तो 2-3 सवाल आपके सामने रखे हैं। आप जो है वो वापस डिस्कशन को, वो फुटबॉल वाला मैच ऐसा लगता है मजमून याद किया हुआ है, और वही सवाल मुझे बताएं, मैंने आपसे 2-3 सवाल किए। मैंने आपसे सवाल किया है, मैंने सवाल 2 किए आपसे। एक तो ये बता दीजिए कि इस्तीफे, आपने कहा इस्तीफे होंगे, इस्तीफे पीडीएम के होंगे या हुकूमत के होंगे, एक तो ये वाजे कर दे। दूसरा ये, आप ये लॉन्ग मार्च जो कह रहे हैं, ये सेनेट इलेक्शन से पहले होंगे या सेनेट इलेक्शन के बाद लॉन्ग मार्च होगा? ये सेनेट इलेक्शन के बाद लॉन्ग मार्च होगा, मार्च के महीने में होगा। आपको 2-3 तारीख में इसकी तारीख भी मिल जाएगी। ये लॉन्ग मार्च जो है मार्च के महीने में कंफर्म होगा, और आपको 2-3 तारीख फरवरी को इसकी अनाउंसमेंट तारीख की भी मिल जाएंगी। ये जो शयानियाने भी जा रहे हैं, जो खुश हो रहे हैं, ये सारा कुछ इनको उस वक्त नजर आ जाएगा, धरना भी होगा। और ये गवर्नमेंट जो है, हम आवाम को इस हाल पे नहीं छोड़ सकते। ये हमारा मुल्क है। अगर इनकी गलतफहमी है कि बिल्कुल पीपल्स पार्टी इस्तीफों में भी हमारे साथ होगी, धरने भी हमारे साथ होगी, और 2 या 3 तारीख के प्रेस कॉन्फ्रेंस फरवरी में आप ये सारे फैसले सुनेंगे। जो फैसले, जो इनको 8-10 दिन ये मजा ले लें, जो भी इनका ख्वाब है, ये खुश हो जाएं, इनको ये सारी चीजें नजर आएंगी। क्योंकि जो मुल्क इस वक्त जिस डगर पे चल रहा है,
हम उसको इस तरीके से चलने नहीं दे सकते। ये हमारा मुल्क है, जो हालात महंगाई के और तूफान आया हुआ है इस मुल्क में, अगर हम बैठ के अपने घरों में मजे करें और बोले पाकिस्तानी कौम के साथ जो हो रहा है सो होने दो, जो करना है करने दो, झूठ पे जो चलना है चलने दो। ये इतना झूठ जो है पाकिस्तान की हिस्ट्री में, अगर हम आज झूठ पे टैक्स लगा दे, यकीन माने सबसे ज्यादा टैक्स पीटीआई से कलेक्ट होगा। इतना टैक्स कलेक्ट होगा कि इस मुल्क की इकोनॉमी ठीक हो जाएगी। अगर कोई जुर्माना लगाया जाए कि झूठ जो बोलेगा उसके ऊपर टैक्स लगा दो। बदकिस्मती से हम इस मुल्क को हर एक चीज देख रहे हैं। एलएनजी को आप देख लें, घी को आप देख लें, चीनी को आप देख लें, हर एक चीज को देख लें आपके। अच्छा, एक बात मैं जरूर करना चाहता हूं, कुछ दिन से टीवी पे ये बात आ रही कि रिमिटेंस बहुत ज्यादा हो गए। रिमिटेंस ज्यादा इसलिए हो रहे हैं, अल्लाह के बंदो, लोग वहां बेरोजगार हो रहे हैं, नौकरियों से निकल रहे हैं, 4-5 महीने और पैसा आएगा, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे? जो लोग उधर कारोबार लोगों के बंद हो रहे हैं वो अपने मुल्क आ रहे हैं, जो बेरोजगार हो रहे हैं वो अपने मुल्क आ रहे हैं, वो अपना पैसा इस मुल्क में ला रहे हैं। अगर 5 महीने के बाद जब ये पैसा रुकेगा, हमने फिर क्या करना है? हमारी ना कोई प्लानिंग है, ना कोई सोच है। प्लानिंग बहुत जबरदस्त है, अपोजिशन ऐसे, सोशल मीडिया ऐसे, फलाना ऐसे। जी, लोग बाहर नहीं जा रहे, बैरून मुल्क दौरा नहीं कर रहे, पाकिस्तान से पैसे बाहर लेकर जाकर खर्च नहीं कर रहे, तो यहां पर रेमिटेंसेस बढ़ गए हैं, आपके ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ गए हैं। जी मुसर्रत चीमा साहबा। जी, सबसे पहले तो मैं इसी से बात शुरू करती हूँ, फिर बाकी तमाम बातों का भी जवाब देती हूँ। देखें, मैं तो वेट कर रही हूँ कि ये कब अमेरिका की या यूरोप की और इंग्लैंड की इकॉनमी का जो बुरा हाल हुआ उसका भी ब्लेम हमारे पे डालेंगे कि ये सब पीटीआई की वजह से हो गया है। भाई आप पे डालेंगे, आप बात है जो समझने की जरूरत है। दुनिया की बेस्ट नहीं, पिछली हुकूमत में हमने क्या डालना है? अवाम को बहुत अच्छे से पता है कि इन्होंने 70 सालों में जब बारियां लगाई तो अवाम के साथ क्या कुछ किया, और अभी भी माशाल्लाह जो तगोदो हो रही है। और ये जो कह रहे हैं, अल्लाह करे कि इस तरह की लेजिस्लेशन हम कर पाएं कि वाकई इस तरह की चीज़ों पर भी झूठ बोलने पर टैक्स लगे, और फिर इनको पता चले कि मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है, और फिर इनको पता चले कि जब प्लेटलेट्स काउंट्स गिरता है तो फिर झूठ बोलने पर भी जब लोग नाअहल हों, जो कि होना चाहिए। और दुनिया के मुआशरों में जब इस तरह से लोगों को कोई चीज उनके सामने आ जाती है तो लोग खुद ही रिजाइन करके चले जाते हैं। बाकी जहां तक रहेगी बात, हमें इनसे इस तरह की किसी किस्म की कोई तवक्कुआत नहीं है। जहां तक रहेगी बात पीडीएम की, ये जो मूवमेंट है, इन्होंने अपने कार्ड्स क्या शो करने थे, हमने जो जो बातें कही, आप मीडिया बताए, इनसे पूछने की जरूरत नहीं है क्या वो एक एक बात सही साबित हुई कि नहीं। उसका जवाब अवाम को भी पता है, आपको भी पता है। आगे रहेगी बात कि कहां चले थे आर या पार करने। आर या पार तो हुआ है, ये इस चीज पे शी वॉज राइट। और वो कैसे हुआ कि अवाम ने इनको दोबारा जो 2018 के इलेक्शन में रिजेक्ट किया था, गिलगित में उससे ज्यादा बुरे तरीके से रिजेक्ट किया, और फिर अवाम की अदालत में जब ये गए वोट को इज्जत देने के लिए, और उन्होंने हक सच वोट को इज्जत दी, उन्होंने अपने आप को इज्जत दी, अपनी जिंदगी को इज्जत दी। लाहौर, जहां से इनकी बेहतर सीटें थी हमारे से, नेशनल और प्रोविंशियल, वहां पे उन्होंने इनको रिजेक्ट कर दिया। हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि लाहौरी इस इतने बुरे तरीके से, जबकि ये हर गली अंदरून शहर में कहां कहां ये मोहतरमा खुद दावतनामे बांटने नहीं गई, लेकिन हुआ क्या कि आर या पार हो गई। पीडीएम उसी दिन खत्म हो गई थी। अगली रहेगी बात, हमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है ना पाकिस्तानी अवाम को। जी, मैं अर्ज करती हूँ, देखें, आपने वो भी दिन देखा कि जिस दिन इन्होंने 2 रेजिग्नेशन उड़ते उड़ते पहुंच गए असेंबली में। स्पीकर का काम है, उन्होंने पूछना था, दैट इज हिज जॉब। उस पे मोहतरमा ने कहा कि इनके मुंह पे मारना अगर ये वेरिफिकेशन की बात करें, और वो दोनों बेचारे अंडरग्राउंड हुए, मुकर गए। उनमें से एक कैप्टन सफदर के अजीज हैं, आपको भी पता है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब पीपल्स पार्टी ने इसमें थोड़ी सी वहां सेंस प्रिवेल कर रही है कि उनको पता जब ये चला जरदारी को कि इनके तो लोगों ने मोहतरमा को किसी किस्म के कोई रेजिग्नेशन जमा नहीं कराए। देखो असद, सबसे बड़ा आईनी ओहदा ऑपोजिशन का ऑपोजिशन लीडर होता है ना। आपके हमजा ने दिया रिजाइन, ना उसने इस पे एक लफ्ज बोला, ना कमेंट किया, ना शहबाज शरीफ साहब ने। और उन्होंने इस आइडिया को, यही वजह थी कि बिलावल को जाके उनसे कंसल्ट करना पड़ा, क्योंकि इनके कहने पे तो इनकी पार्टी के किसी बंदे ने, हाँ, वो रेजिग्नेशन अल्फाजों में और सोशल मीडिया पे खाली बताने के लिए वहां पे भी ये लोग शेयर नहीं कर रहे थे कि कहीं हाउस में ना पहुंच जाएं। तो ये तो हाल है इनका, ये तो दौरे में आ रहे हैं। आगे जो मैं गुड न्यूज दे दूं अवाम को,
कारकर्दगी आवाम के लिए क्या करना है, चीजें बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। मैं ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वैसे तो साहब आप हमारे साथ रहिएगा, वापस आते हैं ब्रेक से। तो हज की जो पॉलिसी है जिसके बारे में मैंने कहा कि क्या हज बिल्कुल मुफ्त हो जाएगा या बहुत सस्ता हो जाएगा, ऐसी स्कीम हुकूमत लेकर आ रही है। और ये स्कीम पाकिस्तान में पहली मरतबा आ रही है, लेकिन इससे पहले बहुत सालों से तकरीबन 50 साल से मलेशिया में बहुत कामयाबी से चल रही है। इंडोनेशिया और मालदीव उसको अपना चुके हैं और पाकिस्तान ने अब उसको उस पर अपनी तवज्जो दी है, लेजिस्लेशन शुरू की है और अब ये मुसव्वदा जो है वो लॉ डिवीजन के पास मौजूद है। इस पर बात करते हैं, छोटा सा ब्रेक लेकर वापस आते हैं। प्रोग्राम में आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। मलेशिया का ताबूक हाजी प्रोग्राम बड़ा फेमस प्रोग्राम है जिसके तहत वहाँ पर एक पूरा सिस्टम मौजूद है जिससे लोग न सिर्फ सस्ता बल्कि बहुत सारे लोग फ्री हज करते हैं। बहुत एक रिवायत है वहाँ पर कि बहुत बचपन में वहाँ अकाउंट खुलवा दिया जाता है। एक बच्चे का चंद वहाँ की करेंसी जो है उसके चंद सिक्कों के एवज़ या चंद जो है वो नोटों के एवज़, और उसके नतीजे में होता यह है कि उसको हलाल प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया जाता है। अब ये आइडिया जो है वो मियाँ इमरान अहमद साहब ने, जो माहिर मुआशियात हैं और इस वक्त हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, उन्होंने ये आइडिया हुकूमत पाकिस्तान को प्रेजेंट किया। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के पास ये गया। डॉक्टर किबला अयाज साहब ने न सिर्फ उसको बहुत सराहा बल्कि उसको उन्होंने अपने जो मेंबरान हैं इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के उनके साथ डिस्कस किया, उस पर बहस हुई। फिर ये हुकूमत के पास चला गया, एक्ट बन गया, इस पर कानून साजी हो गई। अब ये लॉ डिवीजन के पास है और अगर ये काबीना मंजूर कर देती है तो फिर हज किस तरह से बहुत सस्ता या फ्री हो जाएगा, इस पर आज हम गुफ्तगू करते हैं। सबसे पहले तो मैं मियाँ इमरान अहमद, जैसे कि मैंने कहा, मौजूद हैं और डॉक्टर किबला अयाज साहब मौजूद हैं, चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती काउंसिल। वैसे वही साहब भी हैं। डॉक्टर किबला अयाज साहब, ये आप इसके कामयाब होने को के इम्कानात को कितना देखते हैं? जाहिर है इसकी कामयाबी का इन्हिसार इस बात पर है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस पे अपना इंटरेस्ट शो करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोग अकाउंट खुलवाएं और फिर ये है कि आप उसको हलाल प्रोडक्ट्स पे इन्वेस्ट करेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है, इसको थोड़ा सा आप शेयर करेंगे हमारे साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह आपने इब्तिदाई तारुफी जुमले कहे बिल्कुल वो सही है। यही तसव्वुर है कि इस हज फंड कायम किया जाए जिस तरीके से मलेशिया, इंडोनेशिया और मालदीव वगैरह में हो चुका है। और वो हज फंड जो है वो जरूरी नहीं है कि वो बंदा जो है वो फौरन आइंदा साल ही हज पे जाए, बल्कि मुसलसल वो हज फंड में अपनी इस्तात के मुताबिक पैसे जमा करता है और सरकारी तौर पे वो हज फंड जो है वो हलाल इन्वेस्टमेंट में उसको इन्वेस्ट किया जाता है। तो उसके ऊपर एक यकीनन वो भी आता है, वो फायदा भी आता है, माली तौर पे वो फंड मुस्तहकम। डॉक्टर साहब, इस पर तमाम उलमा का इत्तेफाक है, जहां मुशावरत मुकम्मल हो गई है कि ये मुकम्मल तौर पर हलाल होगा इस तरीके से हज करना। इस्लामी नजरियाती कौंसिल के सामने तो बतौर आइटम ये पूरा मामला हमने रखा था और जो एक्ट है दीगर हुकूमतों के, इंडोनेशिया और मलेशिया के, वो एक्ट भी हमने रखे थे। तो तसव्वुर तो यकीनन जिस तरीके से मौलाना तकी उस्मानी साहब और दूसरे लोगों ने हमारे जय्यद उलमाए किराम ने निशानदेही की है कि इन मुकामात पे और इन एरिया में अगर इन्वेस्टमेंट हो तो वो इन्वेस्टमेंट हलाल होगी, शरी होगी। यकीनन हुकूमत पाकिस्तान जब ये फैसला कर ले तो वो इस बात को यकीनी बनाएगी कि इन्वेस्टमेंट जो है वो ऐसे मद्दात में हो कि जो शरी हैं और हलाल हैं, और यकीनन लोगों का एतमाद इस पर बहाल होगा। जब इस तरीके से लोगों का एतमाद बहाल होगा तो हमें उम्मीद है कि ये एक बहुत मजबूत फंड कायम हो जाएगा। और पाकिस्तान को, आपको तो पता है कि सबसे ज्यादा लोग पाकिस्तान ही से जाते हैं। ये तय होना डॉक्टर साहब बाकी है अभी या हो चुका है कि कितने पैसों से एक इंडिविजुअल अपना अकाउंट खुलवा सकेगा? ये तय होना बाकी है, हो गया? यकीनन ये जो कानून साजी है और इसके जो माली मामलात हैं वो तो अब जो वजारत खजाना है और वजारत कानून है ये दोनों वजारतें तय करेंगी। लेकिन मेरी इत्तलात ये है कि इस पर बड़ी संजीदगी के साथ काम हो रहा है। इस वक्त तो मेरी जिम्मेदारी चूंकि टेन्योर मेरा खत्म हो गया है, लेकिन दोस्त मुझे बाकायदा इस पे ब्रीफ कर रहे हैं और वो यही बताते हैं
कि दोनों वजारतें बिलखुसूस वजारत मजहबी उमूर इस सिलसिले में इंतहा काम कर रही हैं। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब। मैं मियां इमरान अहमद साहब, मुझे ये बताइए कि ये जो कॉन्सेप्ट आपने प्रेजेंट किया, इसकी कामयाबी किस चीज़ पर इसका इन्हिसार होगा? क्योंकि अगर मैं फ़र्ज़ कीजिए कि 50,000 रुपये से अपना एक अकाउंट खुलवाता हूं और मैं चाहता हूं कि मैं हज पर जाऊं, तो कितने अरसे में मेरे 50,000 रुपये इन्वेस्ट होकर उस पे से हलाल तरीके से प्रॉफिट कमाकर मेरे अकाउंट में हज की 5 लाख रुपए की जो मतूबा रकम है वो जमा हो जाएगी और मैं हज करने चला जाऊँगा? अच्छा, इसमें बेसिकली इसमें जो मुद्दत का तयन है वो हो सकेगा लोगों के इंटरेस्ट के साथ। मिसाल के तौर पर अगर आप 50,000 रुपये इन्वेस्ट करवाते हैं और उसमें लाखों लोग इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं तो आपका जो हज फंड है वो बड़ा हो जाएगा, उसका साइज़ बढ़ जाएगा और आपको इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिलेंगी। जब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिलेंगी तो आपको प्रॉफिट्स भी ज़्यादा आएंगे। मैं थोड़ा सा समझाने के लिए सिर्फ ये बता दूँ कि जब मलेशिया में शुरू हुआ था सिर्फ 40,000 रिंगट जमा हुए थे इब्तदाई तौर पर और 1200 लोगों ने इंटरेस्ट शो किया था। लेकिन चूँकि निज़ाम की पुख्तगी और लोगों के इंटरेस्ट के साथ जब उन्होंने देखा कि हमारे पैसे उसमें रिटर्न मिल रहा है, हज हो रहा है, तमाम लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, तो उसके बाद आज इसकी जो मालियत है वो तकरीबन 72 अरब रिंगट से ज़्यादा इस वक्त ताबूंग हाजी के अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं और 9 मिलियन से ज़्यादा लोग इसमें इन्वेस्ट कर चुके हैं। तो ये बेसिकली मैं समझता हूँ पाकिस्तान के अंदर भी जितना ज़्यादा लोग इंटरेस्ट शो करेंगे उतना ही ज़्यादा जल्दी हज का जो प्रॉफिट है वो मुकम्मल हो सकेगा। एक आइडिया उसमें अगर आप लगाएं तो तकरीबन कोई 3 से 4 साल या 5 साल 3 से 5 साल के बीच में बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द हज फंड आप इसमें और अगर ऐसा हो गया जैसे मलेशिया में होता है कि बच्चा पैदा होता है तो चंद रिंगट्स के साथ जो है वो अकाउंट खोल दिया जाता है और जब बच्चा जवान होता है तो वो शादी के फौरन बाद हज करने के लिए चले जाते हैं और मलेशियन जो हैं वहाँ पर ये रिवाज भी है कि शादी के फौरन बाद हज करने जाते हैं। तो ऐसे में ये कितने पैसों से अपना अकाउंट एक बच्चे का खुलवाना होगा? अच्छा, इसमें बेसिकली जो मैंने पहले भी अर्ज़ किया है कि जो प्रपोजल है वो हमने 50,000 रुपये का दिया हुआ है, लेकिन इसमें जो पैदा होती है अगर किसी बच्चे का अकाउंट खुलवाना है तो जारी पता उसको हज पर जाने के लिए 15 से 20 साल का टाइम कम से कम चाहिए। तो रकम छोटी, वो रकम छोटी हो जाएगी, वो 10,000 भी हो सकती है। इनके बाद आपका बच्चा पैदा हुआ आप उनके नाम से अकाउंट खुलवाएं और जैसे ही वो और अगर वो बच्चा बड़ा होता है और उसके अकाउंट में मतलूबा जो रकम है उससे भी ज्यादा पैसे जमा हो चुके होते हैं तो बाकी जो इजाफी रकम है वो हुकूमत के पास चली जाएगी क्या? नहीं, जो इजाफी रकम है वो उसी ही के अकाउंट में जाएगी क्योंकि पैसे जिसने इन्वेस्ट किए हुए हैं पैसा उसी का ही है। बल्कि मलेशिया में ऐसा होता है कि लोग हज करने के बाद उनके अकाउंट में ज्यादा पैसे भी आ जाते हैं तो वो पैसे भी गवर्नमेंट उनको वापस कर देती है। और अगर आपकी बारी आ जाए मलेशिया में, जैसे जिसकी बारी आ जाए और उसके पास पैसे पूरे ना हो तो फिर इसी फंड में से उसको मलेशिया में ये होता है। जी बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है कि मलेशिया में ये होता है कि गवर्नमेंट उसको अपनी पॉकेट से फाइनेंसिंग कर देती है और उनके फ्यूचर प्रॉफिट्स को एडजस्ट कर लेती है। यहाँ पर जो मैंने तजवीज़ दी थी वो ये थी कि आप गवर्नमेंट अपनी पॉकेट से फाइनेंसिंग ना करे, जो हज फंड कायम किया हुआ है उसी हज फंड के अंदर से एक लोन की अमाउंट जनरेट करे, वो पैसे उनको दे दिए जाए जिनकी बारी आ गई है और फ्यूचर में जो उनके प्रॉफिट्स हैं उनके डिडक्ट करके उनके अकाउंट क्लोज कर दिया जाए। ठीक है जी उवैस साहब, ये बाजार तो बहुत ही शानदार मंसूबा लग रहा है और ये ज्यादा इससे उम्मीद इसलिए बांधी जा सकती है कि कई ममालिक में ये कामयाबी से चल रहा है। आप कैसे देखते हैं इसको? जी सर, देखिए मैं अभी किबला साहब की बात सुनी, मैं इमरान साहब की भी और आपकी भी बड़े इंसाइटफुल इब्तदाइया मैंने सुना और मुझे थोड़ा बहुत इल्म था ये इंडोनेशिया वगैरह के अंदर ये ज़ाहिर बात है राइज है ये तस्वर कॉन्सेप्ट। तो जब मुसलमान मुल्कों के अंदर राइज है, हमारे मुल्क में क्या चाहिए? नियत और शफाफियत निज़ाम के अंदर। लोग कभी भी जो है जिस निज़ाम में शफाफियत होगी और लोगों को हुक्मरानों की शफाफियत का और नियत का अंदाजा होगा वहां पे वो इन्वेस्ट करेंगे। और ये तो एक गरीब तबके और मुतवस्सित तबके के जो लोग हैं, अगर वो ये हलाल है और ये अल्लाह ताला और रसूल के सदके आपका बुलावा आया है तो इससे बेहतर तस्वर क्या हो सकता है कि सारे मुसलमान पाकिस्तान के जिनकी ख्वाहिश रहती है मरते दम तक कि वो हज कर पाए, और अगर वो ये तस्वर अपने पाए तकबीर तक पहुंचता है तो इससे बड़ा सवाब तो कोई भी नहीं हो सकता। बिल्कुल सही है। अच्छा डॉक्टर किबला या साहब, एक चीज मुझे और बताइए कि फर्ज कीजिए अगले 1-2 माह में लॉर्ड विवियन अपना काम मुकम्मल करके काबीना से इसकी मंजूरी हो जाती है अगले 2-3 माह में, तो इसको किस साल की हज पॉलिसी का अमली तौर पर हिस्सा बनाया जा सकता है? क्या इस पॉलिसी के तहत 2023 में या 24 में हज कर पाएंगे लोग? जो इब्तिदाई तौर पे हमने इस्लामी नजरियाती कौंसिल में इसको हम ज़ेरे बहस लाए और हमने इसको वजारत मजहबी उमूर को भिजवाया, तो वो मजहबी उमूर के जो हमारे मोहतरम वजीर साहब थे उनकी तो ख्वाहिश यही थी कि जो ही कानून साजी मुकम्मल हो
तो फिर फौरन इस पे अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। तो मैं अंदाजा ये लगाता हूं कि 2021 को हम ये फर्ज कर लें कि इसमें कानून साजी मुकम्मल हो जाएगी और इसके बाई लॉज बन जाएंगे, तो उम्मीद है कि 2022 या 2023 में इस पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा, ये उम्मीद है। डॉक्टर साहब, इस प्रोजेक्ट की कामयाबी के लिए कितने लोग, कितने पाकिस्तानी जो हैं अगर इसमें फौरी तौर पर अकाउंट खोलें और पैसे जमा करवाना शुरू कर दें तो आप कहेंगे कि ये कामयाबी से इसका आगाज हो सकता है, यानी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं पाकिस्तानियों से? मुझे लगता ऐसा है जी, चूंकि मैं माहिर माली उमूर का तो मैं माहिर नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता ऐसा है कि ये होगा ऐसा कि जो इस वक्त नाफिजुल अमल तरीक़ाकार है, इसको भी एक खास मुद्दत तक जारी रखना पड़ेगा ताकि हम इस बात को यकीनी बना सकें कि जो हज फंड है वो इस कदर मुस्तहकम हो गया है कि अब हम मुकम्मल तौर पे उस तरफ मुंतकिल हो। ठीक है, राइट, बिल्कुल सही है। मियां इमरान अहमद साहब, ये दोनों पॉलिसीज पे साथ साथ जो पहले से तरीक़ाकार चल रहा है वो चलता रहेगा, ये शुरू हो जाएगा और ये 2-3 साल के अंदर जो है वो इस पर शिफ्ट हो जाएंगे मुकम्मल तौर पर? जी बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि हमारा जो एग्जिस्टिंग सिस्टम चल रहा है वो तो चलेगा साथ साथ, लेकिन जो ये पैरेलल इसको साथ साथ चलाया जाएगा और जैसे ही आपको पता है लोगों का इंटरेस्ट होगा, ये देखिए 1-2 दिन की बात नहीं है, 1-2 महीनों की बात नहीं है। अगर इसमें मिलियंस ऑफ पीपल इन्वेस्ट करना चाहेंगे तो उसके लिए पता उसकी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी बनेगी कि इसको हमने कहाँ इन्वेस्ट करना है, पाकिस्तान में करना है, पाकिस्तान से बाहर करना है, जो रिटर्न्स आएंगे उनकी मॉनिटरिंग होगी, उसका ऑडिट होगा। तो ये एक प्रोसीजर है जिसमें कम से कम 1 से 1.5 साल तो हमें लग जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये शुरू भी हो जाए तो लोग मुझसे आजकल हर जगह पूछते हैं कि सर हमने पैसे बताइए कब जमा करवाने हैं। लोगों का इतना ज्यादा इंटरेस्ट है, लोग इसमें शामिल होना चाहते हैं। डाउट्स भी हो सकते हैं, मिसाल के तौर पे कि अगली हुकूमत आती है, पता नहीं वो इस पॉलिसी को किस तरह से लेती है, कैसे कंटिन्यू करना चाहती है। लोगों के डाउट्स हो सकते हैं कि पहले जरा देख लें कि हुकूमत इसको कामयाबी से कर भी पाती है या नहीं, हम ऐसा ना हो कि पैसे इन्वेस्ट कर दें और पैसे फंस जाएं। इन डाउट्स को कैसे एड्रेस किया जाएगा? अच्छा, बेसिकली जो डाउट्स है, मैं यहाँ पे ये चीज़ बताता चलूँ कि जब आपकी इन्वेस्टमेंट्स की बेस के ऊपर आप गवर्नमेंट की पॉलिसी लेके आती है तो ये तहरीक इंसाफ की, ये नून लीग की पॉलिसी नहीं है, ये स्टेट की पॉलिसी। सबसे पहले तो ये जहन में रखें। सिर्फ समझाने के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे आपने नेशनल सेविंग्स में इन्वेस्ट करते हैं तो गवर्नमेंट आए या गवर्नमेंट जाए, लेकिन आपके जो पैसे हैं वो महफूज रहते हैं, वो कहीं नहीं जाते हैं। ये बिल्कुल आपकी हलाल सरमायाकारी। ये मॉनिटरिंग कैसे होगी कि ये जो पैसे हैं ये हलाल प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट हो रहे हैं, लोगों को ताकि तसल्ली रहे कि वो हलाल प्रोजेक्ट से पैसे कमा के हज कर रहे हैं? जी बिल्कुल, इसमें जो इन्वेस्टमेंट बोर्ड बनेगा उसमें मुफ्तियान हजरात मौजूद होंगे, फाइनेंस के लोग होंगे, ब्यूरोक्रेसी के लोग होंगे, तमाम लोगों की रिप्रेजेंटेशन होगी। कैसे यकीन से कहा जा सकता है कि ये सिर्फ प्रॉफिट ही होगा उस सरमायाकारी में? नुकसान भी तो हो सकता है। नहीं, नुकसान बिल्कुल हो सकता है, लेकिन आप एक बात जहन में रखें कि जब आप इस्लामी सरमायाकारी का जो मॉडल है उसके अंदर 99.9% ये चांसेस होते हैं कि लॉस नहीं होता है, क्योंकि और एक जिस प्रोजेक्ट के पीछे गवर्नमेंट खड़ी होती है उसमें नुकसान के चांसेस बहुत कम होते हैं। बहुत सही। प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए मियां इमरान अहमद साहब, डॉक्टर किबला यास साहब और ओवैस साहब हमारे साथ मौजूद थे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।